स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े अपने सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जिगर धर्मशी हैं, मोतीलाल ओसवाल से अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, और जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम करेंगे फेड की बैठक की, क्योंकि आज से बैठक शुरू हो रही है। कल फेड का फैसला आएगा। हालांकि बाजार इस बात को लेकर पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है कि इस बार की बैठक में 4.25% ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते अगर कहें तो कई सारे मेजर इवेंट है जिस पर गोल्ड पर काफी असर होगा। कल डोमेस्टिक मार्केट में 2023-24 के लिए बजट पेश होगा, वहां पर बुलियन मार्केट के लिए क्या कुछ ऐलान होता है। फिर उसके बाद फेड का फैसला आएगा, ओपेक के फैसले आने हैं, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी ब्याज दरों पर फैसला है। तो काफी इवेंट से भरा होगा। ऐसे में चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, गोल्ड में की चाल किस तरह की रहेगी? एक ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है बुलियन मार्केट को लेकर? हाँ, मैं मानता हूं फेड कम से कम 25 बेसिस पॉइंट कटौती करेगा ब्याज दर में, इसमें कोई शक नहीं है। शायद 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। तो एक इट्स अ बिग टॉस, 25 और 50 बेसिस पॉइंट पे एक टॉस है। तो क्या होगा हमें कल शाम तक पता लग जाएगा। मगर जैसे कि मैंने पहले भी 1 महीना पहले भी एक शो में बताया था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी ज़रूर सोना दबाव में आएगा। जैसे हम फेड का मीटिंग का करीब जाते हैं तो सोना दबाव में आएगा, तो वैसे दबाव में आ चुका है। और कल परसों तक हमें पता लग जाएगा कि फेड का क्या निर्णय है, उसका भी हमें असर दिखाई देगा सोने पर। मगर दूसरा एक चीज़ है, ओपेक का भी मीटिंग है 1 तारीख को सुबह, यानी कल सुबह यूरोप में। उसका भी कोई निर्णय निकलेगा और मैं मानता हूं कि उनका निर्णय ये होगा कि कोई उत्पादन में ज़्यादा कटौती नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय होगा। तो इसके वजह से क्रूड ऑयल मार्केट को भी एक उछाल मिलेगा, जिसके वजह से इन्फ्लेशन में बड़ा राहत मिलने का कोई गुंजाइश नहीं। तो उसका भी असर हमें गोल्ड मार्केट पर दिखाई देगा। तो ये सब कहते हैं इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो ये फेड मीटिंग है, ओपेक मीटिंग है, क्रूड ऑयल का भाव है, डॉलर का वैल्यू है, इसका एक इंटरप्ले होगा। और मैं मानता हूं कि गोल्ड अभी दबाव में है, आगे जाकर के भी दबाव में रहेगा, क्योंकि मार्च महीने में और एक रेट हाइक आना चाहिए फेड के ओर से। तो गोल्ड दबाव में रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, गोल्ड से जुड़े हुए कुछ दर्शकों के सवाल भी। अनुज गुप्ता है झांसी से, इनको लगता है कि गोल्ड में अब इंट्राडे में क्या करना चाहिए, जिस तरह से इवेंट भरा हफ्ता है। केडिया जी क्या सलाह देंगे अनुज गुप्ता जी को? नमस्कार विश्वनाथ जी। हाँ, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी $300 की बड़ी तेजी पिछले 3 महीने में हमने आती हुई देखी है। M6 में रुपए गिरावट की वजह से लगभग हमने 57,000 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। और इवेंटफुल वीक है, इसके अंदर मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो अप्रैल वाइज 57,000 या करंट लेवल से भी बेचा जाए तो नीचे में मुझे लगता है कि 56,600 का लेवल पहला है, और उसको तोड़ते हुए 56,350 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल सोने में बिकवाली करके चलिए, ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 56,600 से लेकर 56,300 तक के लेवल दिखा सकता है। मुकेश सोनी है राजस्थान से, सोना इन्होंने 57,200 रुपए पे खरीदा है, क्या करना चाहिए जिगर इनको? देखिए, अगर इन्होंने मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है तो मुझे लगता है होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगर बहुत शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। और काफी इवेंट्स भी है, ईसीबी है, बीओई है, फेड है, और बजट की तरफ से भी काफी कुछ एक्सपेक्टेड रहेगा कि बुलियन रिलेटेड कुछ अनाउंस होगा क्या। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना रहेगा। अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि एक बार बाई से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज 1-2 दिन का जो व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। मुझे भी लगता है कि 56,600 से 56,450 ये लेवल से गोल्ड में आ सकते हैं। बट हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है और एवरेज करने की जगह है तो मुझे लगता है कि निचले स्तर मिलेंगे और वहां पर एवरेज करके खड़े रह सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहे चंद्रशेखर सर? बिल्कुल। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट आया है उसमें
साफ है कि 2022 में सोना का डिमांड विश्व भर बहुत बढ़िया था। और खास करके जो सेंट्रल बैंक के जो बाइंग है 1110 से भी ज़्यादा, विच इज़ अ रिकॉर्ड बिल्कुल। मगर हमें पता नहीं कौन सा कि सेंट्रल बैंक ने कितना लिया है। तो ज़रूर टर्की है, बाकी सेंट्रल बैंक है, चीन है, इंडिया है, सभी देशों ने लिया है। तो इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि इतना माल सेंट्रल बैंक्स ने ले लिया है 2022 में, 2023 में इतना माल, इतना सोना नहीं लेंगे, तो उसका असर भी हमें सोने का भाव पर दिखाई देगा इस साल में। ओके, यानी जो 2022 की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, उसमें पिछले साल के मुकाबले 2021 के मुकाबले 18% ज़्यादा सोने की डिमांड थी। और जो सबसे मेजर ड्राइव कर रहा था वो सेंट्रल बैंक्स और साथ ही रिटेल इन्वेस्टमेंट को लेकर जिस तरह से बाइंग आई है उसका फ़ायदा मिला है। चाहे वो कॉइन के लिए इन्वेस्टमेंट हो या ETF का भी इस बार आउटफ्लो कम हुआ था, उसका भी यहाँ पर फ़ायदा मिला है। लेकिन ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर सुस्त रही है, करीब 3% 2021 के मुकाबले 2022 में कम रही है। लेकिन चंद्रशेखर सर जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2023 में उस तरह की डिमांड ना दिखे। हमारे साथ दो और दर्शक है, जमील भाटी हैं। क्रूड और नेचुरल गैस आज खरीदे या बेचे? किडिया जी, क्या करना चाहिए क्रूड और एनजी में आज के लिए? देखिए, पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो कंटिन्यू मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। खास करके कच्चे तेल की बात करें तो ओपेक की मीट से पहले कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं अभी भी, और टेक्निकली भी 80 का लेवल WTI तोड़ के होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो उसी को देखते हुए क्रूड में मुझे लगता है थोड़ा बाउंस अगर पॉसिबल दिख जाए 6370 तो बेच के चलिए। ओवरऑल 6200 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ओवरसोल्ड जोन में जरूर है। ये हफ्ते में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, बट दूसरी ओर इन्वेंट्री में वापस एक बिल्टअप दिखने मिल सकता है। तो कच्चे तेल में तो डेफिनेटली सेल ऑन जंप रखिए, बट नेचुरल गैस में करंट लेवल पे शॉर्ट अवॉइड कीजिए। एक बाउंस पॉसिबल है 240 के करीब, वहां पे हम एक बार रिव्यू करके वापस बेच सकते हैं। नीचे में सपोर्ट 210 तक का लेवल मिलता है, बट करंट लेवल से एक बार थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, महबूब खान है राजस्थान से, क्रूड ऑप्शंस पर राय जानना चाह रहे थे। जिगर, कुछ है क्या ऑप्शंस में ट्रेड क्रूड में? देखिए, मुझे लगता है कि क्रूड में थोड़ी बिकवाली और हो सकती है, बट कल और आज के दिन में हमने काफी मोमेंटम देखा है, निचले स्तरों पर देखा है, तो थोड़ा रिकवरी जरूर रहेगा। तो मुझे भी लगता है कि 6350 6370 अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। 6250 के टारगेट्स पॉसिबल है और इंट्राडे के लिए 6450 का स्टॉक रखना चाहिए फ्यूचर में। ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा 6000 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। अभी तकरीबन 118 120 के करीब जो चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर क्रूड में रिकवरी आएगी तो ये जो ऑप्शन है 90-95 का जोन एक बार मिल सकता है। तो वहां पर 6000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी करें, 60 के करीब का स्टॉप लगाए। मुझे लगता है कि 150 से 160 के लेवल्स मिल सकता है उसमें। चंद्रशेखर सर, क्रूड को लेकर क्या आपका व्यू क्या बन रहा है? जिस तरह से कल ओपेक प्लस की बैठक है, हालांकि बाजार ये इस बात को मानकर चल रहा है कि पुरानी पॉलिसी जो 20 लाख बैरल उत्पादन कटौती कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूं कि कोई इतना विश्व बाजार में और ये जो आर्थिक व्यवस्था में अनसर्टेनिटी है, तो मैं मानता हूं इस मीटिंग में, कल का मीटिंग में ओपेक कोई अपना पुराना निर्णय में बदलाव नहीं लाएगा। दे विल कंटिन्यू विद द सेम पॉलिसी और देखेंगे अगला मीटिंग में क्या होने वाला है, क्योंकि ये फेड का मीटिंग के वजह से ही ज़रा दबाव आया है क्रूड ऑयल में। ब्रेंट और WTI दोनों $3-4 गिर गए हैं, बट आई एम श्योर मार्केट रिबाउंड होगा ज़रूर अगले हफ्ते। खास करके चीन, अभी उनका जो हॉलीडे सीजन था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी चीन का डिमांड निकलेगा तो मार्केट को $3-4 का एक उछाल मिलने का मैं गुंजाइश रखता हूँ। ओके, विक्रम है दिल्ली से। कैस्टर फरवरी मार्च में कहां तक जा सकता है? कैस्टर को लेकर क्या अनुमान बन रहा है केडिया जी फरवरी मार्च के लिए? देखिए, कैस्टर में अगर पिछले 6 महीने का ट्रेड देखे तो 7000 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्रॉप साइज पहले के मुकाबले अच्छी है, बट जिस ढंग से अभी गुजरात के एरिया में बरसात और ओलावृष्टि हुई है उससे कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट आई है, जिसके चलते प्राइसेस ने 2 दिन के अंदर एक अच्छा उछाल दिखाया है और आज 7120 तक का लेवल दिखा चुका है। मुझे लगता है कि अगर हफ्ता 10 दिन की बात करें तो जो डैमेजेस हुए उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे भी, जो 7200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टेम्पररी एक बाउंस रहेगा कैस्टर में 7200 से 7220 तक का लेवल देखने मिल जाएगा।
अगले दर्शक हैं हमारे साथ, प्रमोद हैं एमपी से। जीरा अगले 2 महीने में कहां तक जा सकता है और सोया तेल में आगे क्या होगा? क्या लग रहा है केडिया जी, जीरा 2 महीने तक के टारगेट और सोया तेल को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, जीरे में रिसेंटली हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा और इस वक्त भी अगर प्राइसेस देखें तो करीबन 325 के करीब, मतलब 32,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल काफी मजबूत है बिकॉज जिस ढंग से क्रॉप हमने देखा है कि जर्मिनेशन के इशू की वजह से क्रॉप साइज कम है, इंटरनेशनल पाइपलाइन भी खाली है, बट ऊंचे भाव पे कोई लेवाल नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार वापस प्राइसेस 30,000 तक के लेवल दिखा सकता है, वहां पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए। 280 मतलब 28,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगले 2 महीने का जो टारगेट है वो 370 तक का लेवल देखने मिल सकता है, बट ध्यान रखिए कोई बड़ा पोजीशन मत बनाइए बिकॉज ऑलरेडी मल्टी ईयर हाई पे हम पहुंचे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट रहेगा फार्मर, बिकॉज काफी क्रॉप में हमने देखा फार्मर ने ऊंचे नीचे भाव देखते हुए अराइवल्स आया ही नहीं, बट इस बार जीरे के भाव काफी मजबूत है जिसके चलते हो सकता है सेलिंग प्रेशर बन जाए, बट ओवरऑल 2 महीने में मुझे लगता है 370 तक के लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने सोया की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ओवरऑल क्रॉप साइज काफी अच्छी है और पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पिछले सालों में जो शॉर्टेजेस थी, सप्लाई कंसर्न था, वो ये साल नहीं दिखाई देता, चाहे हम सोया की बात करें चाहे मस्टर्ड की बात करें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोयाबीन में गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो नीचे में 5100 से 5200 तक की भी रेंज दिखा सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए, पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। ओके सर, आप चंद्रशेखर सर, आप कुछ सोया तेल पे कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, विश्व बाजार में भी हम देख रहे हैं 2022-23 में ज़रूर सप्लाई ज़्यादा है, 7 से 8 मिलियन टन अधिक उत्पादन होगा ओवरऑल एडिबल ऑयल में, मगर डिमांड सिर्फ 4 या 5 मिलियन टन का ही इजाफा हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट सरप्लस में रहेगा। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में काफ़ी बड़ा क्रॉप है। ब्राज़ील में तो एक रिकॉर्ड क्रॉप का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका असर जैसे उनका फसल निकलेगा, शिपमेंट शुरू होगा मार्च महीने में, तो उसका भी असर हमें मार्केट में दिखाई देगा। तो मैं सोयाबीन में कोई अपसाइड रिस्क नहीं देखता हूँ, एक्चुअली डाउनसाइड पॉसिबिलिटी जो नरमी का रुख है वो जारी रहेगा। ओके, हमारे साथ एग्री साइंटिस्ट इंद्रमोहन वर्मा भी है। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, राजस्थान में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, एक तो पाले की वजह से ज़्यादा ठंड, फिर ऊपर से बारिश, ओलावृष्टि। किन किन फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ है? आप साइंटिस्ट है, आप समझ रहे होंगे कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। ये जो ताज़ा जो ओलावृष्टि हुई है, इनमें से सबसे ज़्यादा असर किन फसलों पर हुआ होगा? बेसिकली तो क्या मेन जो फसलें हैं, गेहूं, चना, धनिया, जीरा और मेथी, इनमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जीरे में थोड़ा नुकसान हुआ है, बाकी जो ऑयल क्रॉप है सरसों की, इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। जो खासतौर से भरतपुर क्षेत्र, जो इसमें सरसों में भरतपुर अलवर एरिया ज्यादा जाना माना है, इस एरिया में ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो इधर गंगानगर और उदयपुर, अजमेर, जो अगेती फसल है सरसों की, उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है, करीब 60-70% तक। और जो पचेती है जिनका, उनमें जो कम नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ये फलियों पे आई हुई थी सरसों, इसमें सारे दाने सभी जो ओलावृष्टि हुए और पाला भी करीब 19 जनवरी से लगातार 26 है, तो उसमें ज्यादा इसका नुकसान की संभावना ज्यादा रही है। गेहूं और चना और इसमें मेथी में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ है सरसों में और जीरे में। जीरो में सर, क्या अब यहाँ से अगर धूप निकलने के बाद स्थिति में सुधार की संभावना करनी चाहिए क्या, सरसों की फसल को लेकर और जीरे की फसल को लेकर? सुधार इसमें नहीं होगा सर। सुधार इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले आई हुई थी, फलियों में आने के बाद में जब ये पाला और ये जो ओलावृष्टि है, दाना को पता है, और जो जिनका पचती है, जो बाद में लेट जो है, उनमें आपका जो क्या है वापस रिवाइव हो सकता है। ओके, यानी एग्री साइंटिस्ट है, ये ग्राउंड की चीज़ें समझते हैं और राजस्थान से ही हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं, इसलिए इनका सवाल इनसे लिया, क्योंकि जिस तरह की चाल दिख रही थी जीरे में, इसलिए हो सकता है कि बाजार इस तरह का को एंटीसिपेट करके चल रहा है कि फसलों को नुकसान हो सकता है, इल्ड की दिक्कत हो सकती है। और इंद्रमोहन वर्मा साहब,
कह भी रहे हैं कि जीरा और सरसों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि चने की फसल को लेकर और गेहूं की फसल को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है कॉटन को लेकर, और हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। आज हमने सुबह में भी दिखाया था कि कॉटन का वायदा अब नए सिरे से जल्द लॉन्च हो सकता है। प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी से इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। चंद्रशेखर सर, क्यों इतना देरी हुआ और इस नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ हो सकता है? हाँ, मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी। तो मगर इतना तो मैं बता सकता हूं कि जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा। इंडस्ट्री के तरफ से एक दो उनके मैटर ऑफ कंसर्न्स जो थे उसके बारे में काफ़ी चर्चा किया हमने। तो फाइनली निर्णय लिया गया है कि टू लॉन्च द कॉन्ट्रैक्ट। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ओके, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में तो इसलिए बोलना नहीं चाहेंगे। हालांकि हमारे सोर्सेज कुछ अलग है जो यहाँ से ये खबर मिली है। केडिया जी, क्या ये नया कॉन्ट्रैक्ट की क्या अहमियत है? क्या लग रहा है कितना अलग होगा ये कॉन्ट्रैक्ट? क्या सारे जो भी ग्रीवांसेस होंगे क्या उसको खत्म करके लिया जाएगा? और ये भी सुनने में आ रहा है कि हर महीने फीडबैक लिए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव को लेकर पूरी तरह से चीजें ओपन होंगी। केडिया जी। बिल्कुल, देखो एग्री कमोडिटी में मैं भी काफी गुजरात, राजस्थान, एमपी के बेल्ट में जब मैं फिजिकली मीट किया तो काफी जगह ये माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं और फिजिकल में जो कमोडिटीज है उनमें काफी टाइम पे डिस्पैरिटी और होना भी चाहिए। बिकॉज आज गोल्ड है वो एक स्टैंडर्ड होता है, बट एग्री कमोडिटी हर जगह की डिफरेंस होती है, सबकी अपनी अपनी राय रहती है। तो डेफिनेटली इस बार एमसीएक्स ने और बाकी एक्सचेंज ने भी कोशिश यही की है कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की वो जरूर करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो नए सुझाव है ये कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा रिलायबल बनाता है और एक सपोर्टिव रहता है। तो लेट्स सी के नए पॉइंट्स क्या आने हैं वो मेरे सामने नहीं है इस वक्त, बट डेफिनेटली जैसे मैंने भी इंटरेक्शन किए हैं फार्मर से या एफपीओ से या वीसीपी से, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिवनेस मिली कि हाँ हमारी बात इस बार सुनी जा रही है और डेफिनेटली उसके चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो पार्टिसिपेशन भी डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ चांदी पर सवाल पूछ रहे हैं। 68,600 में बाई किया हुआ है। जिगर जी, क्या करना चाहिए चांदी में इनको? कि चांदी में भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बिकवाली है, बहुत ज्यादा तेजी इमीडिएट तो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा चांदी में वीकनेस दिख रही है। तो एक बार अब जो बाई की पोजीशन है उसमें से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि चांदी में 67,500 से 67,200 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, तो एक बार बाइंग में है तो एक बार एग्जिट का लेवल्स देख लेना चाहिए। हमारे साथ पवन है हिसार से। धनिया पर राय जानना चाह रहे थे, शॉर्ट जवाब दीजिएगा केडिया जी। देखिए धनिया में मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और नई क्रॉप को देखते हुए 76 का एक बेस बनेगा। करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मौसम खराब है, उसका एक बाउंस 81-8200 तक का लेवल दिखा सकता है। हमने एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब से भी बजट से ठीक पहले कुछ खास बातचीत की है। क्या उनका कहना था और एक्सचेंज की आगे क्या योजनाएं हैं, आइए सुन लेते हैं। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब हमारे साथ हैं। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया बजट से ठीक पहले। सर क्या कुछ होना चाहिए? एग्री वायदा 2 दशक का वक्त बीत चुका है, काफी कुछ करने की जरूरत है, कई मुद्दे हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, क्या करके कैसे सुधार होगा? चैलेंजेस तो बहुत है लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? देखिए, बजट जो होता है वो तो दिशा निर्देश करता है। जो एग्री वायदा का सवाल है वो उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बजट को इससे दूर रखूंगा। 2 चीजें करनी चाहिए सरकार को आज की तारीख में। जो हमारी नीतियां हैं उसको परमानेंट, जो नीतियां हैं उनको कंटिन्यूएशन अगर करते रहें तो वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हर साल अगर नीति चेंज होगी तो लोगों को भी उसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस गवर्नमेंट ने अभी तक पिछले 4 या 5 साल में किया है कि जो नीति बनी थी उसके कंटिन्यूएशन में चलता रहे। हम यही चाहते हैं कि उसका कंटिन्यूएशन चलता रहे। दूसरा फोकस एफपीओ और कोऑपरेटिव वाला, थोड़ा हमारा फोकस अगर बढ़ जाए तो उससे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एग्रीगेशन जो होता है, इसमें एफपीओस का रोल बढ़ जाएगा। जहां एफपीओ का रोल बढ़ेगा अपने आप किसान के पास पहुंच जाएगा। वो आज कमोडिटीज नहीं है, कल आ जाएंगी, तो एफपीओस अगर बढ़ जाती है, उनका रोल बढ़ जाता है, तो अपने आप कमोडिटीज मार्केट में भी वो आ जाएंगे। कमोडिटीज मार्केट में नहीं हो, जैसे आज गेहूं में हो, चावल में हो, कहीं भी हो, पर एफपीओ के पास थोड़ी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, किसान को फायदा होगा। तो हमारा जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है ये भी अपने आप उससे सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, यानी एफपीओज का दायरा बढ़े, एफपीओज की फंडिंग जरूरी है, साथ ही पॉलिसी को लेकर एक स्टेबल पॉलिसी की जरूरत है। सर अब अगला सवाल होगा, एनसीडीएक्स पर कौन सा नया डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा?
देखिए एनसीडीएक्स पर नया डेरिवेटिव हमने ये देखे कि पुराने जो दूसरे एक्सचेंजेस में जो प्रोडक्ट्स थे जो बंद हो गए थे उनको हम सबसे पहले शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईसबगोल एक प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद में यूज होता है, काफी एक्सपोर्ट भी होता है, गुजरात राजस्थान इसी रीजन में चल रहा है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। ओके सर, मूंगफली को लेकर भी काफी चर्चा है बाजार में, क्या मूंगफली का प्रोडक्ट भी जल्द आने वाला है क्या एनसीडीएक्स पर? देखिए मूंगफली के बारे में मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम रिसर्च कर रहे हैं, पर नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले स्केल में। और अगर वो सक्सेसफुल रहा, अगर हमें लगा कि बाजार में डिमांड है, सब स्टेक होल्डर्स अगर चाहते हैं तो जरूर हम इसमें। सर स्टील को काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है, लग रहा है कि आपको नॉन एग्री में भी कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहिए एनसीडीएक्स को? देखिए बड़े अच्छी बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टील का ट्रैक्शन आपने मेंशन किया है। तो स्टील में हमने शुरुआत की है। अगला हमारा जो है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मतलब कार्बन क्रेडिट की जो बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स की, कार्बन न्यूट्रल इंडिया की। तो इस वक्त हम काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर। हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी बन गई है, उसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई है। COP20 मतलब जो हमारा यहाँ G20 की प्रेसिडेंसी सितंबर तक चलेगी, उसमें जो कन्वेंशन होगा उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स हम लोग लॉन्च कर दें, कार्बन फ्यूचर्स। ये हमारी कोशिश होगी। कार्बन फ्यूचर्स की उम्मीद अब करनी चाहिए। सर अब अगला सवाल होगा एक कमोडिटी के मल्टी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च की, आपको लग रहा है कि ये बेहतर सॉल्यूशन है? मिनी माइक्रो आएगा तो छोटे कारोबारी की भी, छोटे ट्रेडर्स की भी दिलचस्पी होगी, छोटे किसान की भी, जैसे ग्वार का अगर मिनी या माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, तो इस तरफ भी कुछ सोच रहे हैं क्या आप? देखिए इस वक्त तो मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में जो आप मिनी या यूज करेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर होगा उसके लिए काम की चीज है। पर मार्केट अभी इतना मैच्योर नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर आके खुद इन्वेस्ट करे। कि जैसे अब गोल्ड है कि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 50,000 का है, उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा। पर 1 ग्राम का होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्ता हो सकता है। ये रिटेल में अदर कमोडिटीज जो है लो कॉस्ट वाली, उनमें ये संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, अभी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो शायद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू आ सकता है या म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकता है। बट डायरेक्ट रिटेल अगर कोई आता है, उसे कमोडिटी की समझ इस वक्त नहीं है। आज से 10 से 15 साल बाद इसके लिए बड़ा मार्केट हो जाएगा, पर इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से काम हो रहा था, डेफिनेटली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आप लोग दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर अब एक अगला सवाल मेरा होगा कॉटन को लेकर। एमसीएक्स पर कॉटन को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे फार्मर से मैं इस बजट से पहले बात किया हूं, ग्राउंड पे भी गया हूं, कई सारे ग्राउंड इवेंट किए हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात हो रही है। उनको कहना है कि कॉटन को लेकर उनके पास कुछ बेंचमार्क प्राइसेस नहीं है। क्या एनसीडीएक्स में कॉटन का प्रोडक्ट फिर से रिवाइव हो सकता है क्या? ये कॉटन की जो वैल्यू चेन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू चेन है। वो कॉटन की भी है, टेक्सटाइल की भी है, जिनिंग की भी है, गारमेंट्स भी हैं। तो बड़ी लंबी वैल्यू चेन होने से अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर होने से सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं।